तो हम यहाँ फिजिक्स के थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेडिएशन पढ़ते वक्त किसी एक बॉडी पे अगर कोई रेडिएशन आ रहा है तो इस रेडिएशन को हम कहेंगे इंसिडेंट रेडिएशन। और ये रेडिएशन की तीन बातें होंगे। कुछ रेडिएशन इस बॉडी से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा खुद में, और कुछ ये बॉडी ट्रांसमिट कर देगा अपने पास से आगे दूसरे अपने बॉडी में अलोंग द इट्स लेंथ कहीं और दूसरे जगह लोकेशन पे ट्रांसमिट कर देंगे। तो इस रेडिएशन की तीन बातें होंगी। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसमिशन। ओके, तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये रेडिएशन इन पर गिर रहा है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसमिट हो रहा है और कुछ एब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते करते इनका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये खुद अब अपने से एक रेडिएशन एमिट करने लगेगा। जैसे ये रेडिएशन यहाँ आ रहा है तो कोई तो एमिट कर रहा होगा ना, कोई एमिटर एमिट कर रहा होगा तब ये रेडिएशन इस पर गिर रहा था। वैसे अब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते करते इनका टेम्परेचर बढ़ चुका है और ये खुद से अब अपना एक नया रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बात हमें समझना है। तो किसी भी बॉडी का ये कैपेसिटी कि वो कितना रेडिएशन एमिट कर सकता है उसे ही हम कहते हैं टोटल एमिसिव पावर। हाँ, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर। ठीक है, और ये बॉडी कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, इसके अलावा ये भी समझते हैं कि चाहे रेडिएशन आए या ना आए, कोई भी बॉडी इस वर्ल्ड में, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज़्यादा है, एवॉब 0 केल्विन है, तो वो खुद ब खुद कुछ रेडिएशन एमिट कर ही रहा है। चाहे उस पर बाहर से कोई रेडिएशन आए उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या ना करने के लिए, ऑलरेडी इनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो ये कुछ रेडिएशन हरदम एमिट करते रहेंगे, कोई भी बॉडी। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो और ज़्यादा एमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ह्यूमन बॉडी है, चाहे हम रात में भी रहे या दिन में भी रहे, कहीं भी रहे, हमारे बॉडी से हर दम कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशन निकलता रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन से ज़्यादा है। तो ऐसे ही जितनी भी सब्सटेंस हमारे आसपास दिख रहे हैं जिनका टेम्परेचर ऑब्वियसली 0 केल्विन से ज़्यादा ही होता है, वो सब खुद ब खुद कुछ थर्मल रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एमिट कर रहे, अच्छी बात है, ये एक बॉडी है जो थर्मल रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, मैंने बाहर से अलग से रेडिएशन इसमें इंसिडेंट किया तो क्या होंगे इस रेडिएशन का, कुछ रेडिएशन ये बॉडी रिफ्लेक्ट कर देंगे, कुछ रेडिएशन ये खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, इनका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये और ज़्यादा करके एमिट करना शुरू करेंगे। ठीक है, और कुछ टेम्परेचर ये रेडिएशन ये ट्रांसमिट करते हैं, तो बॉडी में ही एक जगह से दूसरे जगह तक भी ये जा सकते हैं रेडिएशन। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारी घटनाएं घटती है। अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएशन एमिट भी करता है। अब मैं इसे रिफ्लेक्ट वाली बात नहीं कह रहा हूँ, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, बाहर से कुछ रेडिएशन अगर इस पर गिर रहा है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और इनका टेम्परेचर बढ़ जाने पे ये कुछ रेडिएशन एमिट भी करते हैं। ठीक है, ओके, तो इनका एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसे हम एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं, और रेडिएशन एमिट करने की जो कैपेसिटी है उसे हम एमिसिव पावर कहते हैं। ठीक है, अब एक बॉडी आता है जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी या लिख सकते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा नॉर्मल बॉडी था, अलग अलग बॉडी के अलग अलग कैपेसिटी होते हैं ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की और रेडिएशन एमिट करने की। ठीक है, ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिनमें 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, मतलब जितना भी रेडिएशन इस पर गिरेगा वो सब पूरे का पूरे रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करेगा, पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये होते हैं हमारा ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक, ये 100% एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है,
और एब्जॉर्ब करने पे के बाद क्या होगा, इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑब्वियसली इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये अब रेडिएट करना शुरू करेंगे। अब ये रेडिएट क्या करेंगे, ये भी 100% रेडिएट करेंगे, 100% एमिट। जितना इनके पास रेडिएशन इनने एब्जॉर्ब किया वो पूरा के पूरा इट एमिट्स ऑल रेडिएशन, पूरा रेडिएशन एमिट करते हैं। ये 100% क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जितने भी टाइप जब रेडिएशन इस पर गिर रहे हैं, चाहे वो उनका जितना भी वेवलेंथ हो, चाहे वो ग्रीन कलर का लाइट हो या येलो या ब्राउन या ब्लू, कुछ भी लाइट हो, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जितना भी तरीके का वेवलेंथ होगा सारे को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब एमिट करने की बारी आएगी टेम्परेचर राइज होने के बाद, तो जितने भी तरीके के वेवलेंथ है वो सारे को एमिट भी करते हैं। तो हमारा एक ब्लैक बॉडी क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एक्चुअली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि एक ऐसा बॉडी है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, जो 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 100% रेडिएशन टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद 100% रेडिएशन एमिट भी करते हैं। तो इसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ये एक ब्लैक बॉडी क्या है लिखते हैं, तो ब्लैक बॉडी it is that which absorbs completely the radiations of all wavelength incident on it। समझने के लिए बोल रहा हूँ कि एक लीफ है, मतलब पेड़ का पत्ता। अगर आप इससे देखते हैं तो ये ग्रीन दिखता है ना आपको। क्यों दिखता है ग्रीन, क्योंकि इस पे जितने भी लाइट आ रहे हैं वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर के लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन कलर लाइट को। तो इसे आप ये इसे ग्रीन देख पाते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिस पे जितने भी लाइट गिरते हैं, जितने भी तरीके के वेवलेंथ के लाइट गिरते हैं, वो सारे के सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, नथिंग। तो ये कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आँखों को क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक ही दिखता है क्योंकि ये कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि आफ्टर, तो ब्लैक बॉडी हमारा जो है एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है। ठीक है, और जब टेम्परेचर इनका रेडिएशन एब्जॉर्ब कर करके इनका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, ये हीटेड हो जाता है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये इट स्टार्ट्स एमिटिंग ऑल रेडिएशन। फिर जैसे ये ऑल रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था, अब ये रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ एमिट करने लगेंगे, तो इसे हम परफेक्ट एमिटर भी कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो एक अच्छा एमिटर भी होता है। ब्लैक बॉडी एक स्पेशल केस है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक परफेक्ट एमिटर है जो सब कुछ एमिट भी कर सकता है। लेकिन हमारा जो नॉर्मल बॉडी है, जो रियल बॉडी है दुनिया का, वो तो ब्लैक बॉडी नहीं है। तो ये इसका कुछ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है और कुछ एमिट करने की कैपेसिटी है। ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता या सब कुछ एमिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम इस एक टर्म को देखते हैं जिसका नाम है एमिसिविटी। ये यही बताता है कि एक ब्लैक बॉडी कितना एमिट कर सकता है, एक ब्लैक बॉडी कितना एमिट कर सकता है और एक दूसरा नॉर्मल बॉडी हमारा कितना एमिट कर रहा है। इसके बीच का रिलेशन ही वो एमिसिविटी में पता चलता है। कि मान लीजिए कि एक ब्लैक बॉडी एमिट कर सकता है कैपिटल ई थर्मल रेडिएशन, ठीक है, और ये नॉर्मल बॉडी एमिट कर सकता है स्मॉल ई थर्मल रेडिएशन। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो स्मॉल ई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन कैपिटल ई। ठीक है, और यही हमारा रिलेशन है, और क्या एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ई बाई कैपिटल ई, ये हमारा रिलेशन है। जहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है इसे हम एमिसिविटी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एमिसिविटी क्या है, एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ टोटल
इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, ये क्या है, रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, टू द टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो एक नॉर्मल बॉडी कितना इमिट कर सकता है डिवाइडेड बाई एक ब्लैक बॉडी कितना इमिट कर सकता है, उनका रेशियो को ही हम ये एमिसिविटी कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा नॉर्मल बॉडी जितना ब्लैक बॉडी के तरीके का होगा, ब्लैक बॉडी के तरह होगा, जितना ब्लैक बॉडी के नज़दीक होगा, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि ये अप्रॉक्स ब्लैक बॉडी ही है। अगर ऐसा हो तो हमारा ई का वैल्यू ये कैपिटल ई के नज़दीक आने लगेगा, तो उस वक्त ये 1 होने लगेगा। तो हमारा एप्सिलॉन का जो रेंज है, ये रेंज होता है 0 to 1, जहाँ पर 0 जो है ऐसा बॉडी है जो कुछ भी एमिट नहीं करता है, इनका एमिटिंग पावर 0 है, तो उनका एप्सिलॉन 0 होगा, एमिसिविटी 0। तो ऐसा एक बॉडी जो कुछ भी एमिट नहीं कर सकता है, उनका एमिसिविटी 0 होता है। 0 मतलब बॉडी विच डज नॉट एमिट एनी रेडिएशन, तो उनका 0 है। और जो ब्लैक बॉडी के जैसा है, जो हर पूरा रेडिएशन इमिट कर सकता है, उनका 1 है। तो ये हो गए बॉडी विच इज पहले लिखता हूँ, बॉडी विच एमिट ऑल रेडिएशन एंड इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि कार्बन सूट, ठीक है, जो हमारा सूट होता है ना, कार्बन सूट, उसे हम लैम्प ब्लैक भी कहते हैं, लैम्प ब्लैक। इनका जो एमिसिविटी है ये 0.97 है, मतलब 1 के बहुत नज़दीक। तो ये प्राय कह सकते हैं ब्लैक बॉडी के जैसा है। टंगस्टेंट एक एलिमेंट है, इनका एमिसिविटी 0.8 है, मतलब ये ब्लैक बॉडी अगर 1 रेडिएशन दे सकता है या 100 रेडिएशन दे सकता है, तो हमारा टंगस्टेन जो है 80 रेडिएशन देता है, इतना ही इसका कैपेसिटी है। याद रखना है कि ब्लैक बॉडी का सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी है एमिशन का, इसलिए वो 1 जो है हमेशा ब्लैक बॉडी के लिए रिजर्व्ड है। बाकी जितने भी बॉडी हमारे वर्ल्ड में है वो ब्लैक बॉडी के नज़दीक जा सकते हैं, तो उनका 1 से नज़दीक या 0.97 ऐसे बड़े बड़े वैल्यू हो सकते हैं। जो बहुत ख़राब एनिमेशन करते हैं, उनका एमिटिंग पावर कम है, उनका वैल्यू और घट कर 1 से बहुत दूर हो जाएगा, 0 के नज़दीक हो जाएगा। तो ये हमने एमिसिविटी के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कर्चफ्स लॉ। कर्चफ्स लॉ ये क्या कह रहे हैं, पहले लॉ देख लेते हैं। लॉ हमें बता रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर corresponding to a particular wavelength and given temperature is always constant। ठीक है,
फॉर ऑल बॉडीज, ठीक है। एंड ये जो कांस्टेंट है कितना है, एंड द कांस्टेंट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ perfectly black body at same temperature and wavelength। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड टू द एब्जॉर्प्टिव पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, मतलब कि एक पर्टिकुलर लैम्डा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ और टेम्परेचर में किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेव लैम्डा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर, ये कांस्टेंट होता है हर बॉडी का। तो कोई सा भी बॉडी हो, ये बॉडी है, ये कुछ किसी भी चीज़ का बना हो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये आयरन का हो या चाहे वुड का हो, कुछ भी हो, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ले लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ लैम्डा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंसीडर कर लेता हूँ टी। तो इनका ये कितना एमिट कर सकता है उसे हम ई से डिनोट करते हैं, ये कितना एब्जॉर्ब कर सकता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो ई है हमारा एमिसिव पावर, ए है हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये ई बाई ए, एमिसिव पावर बाई एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट है किसी भी बॉडी के लिए, चाहे वो कोई सा भी बॉडी हो, ई बाई ए, हर एक बॉडी का ये रेशियो ई बाई ए कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, ये कांस्टेंट का वैल्यू है इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। हमें कैपिटल ई से डिनोट कर रहे थे ना एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, तो ये एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी के इक्वल है। तो क्या हम लिख रहे हैं कि ई बाई ए इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल ई। लेकिन शर्त क्या है, ये हर कुछ एक पर्टिकुलर लैम्डा और एक पर्टिकुलर टी के लिए है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए है। तो जब हम ये ई को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस ई को देखेंगे एक पर्टिकुलर लैम्डा और टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर और वेवलेंथ में ये ए को भी देख रहे हैं और सेम टेम्परेचर और वेवलेंथ में इस कैपिटल ई को भी देख रहे हैं जो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है। सारे को एक ही वेवलेंथ और एक ही टेम्परेचर में हम अगर देखें तो ये हमें मिलेगा कि ई बाई ए कॉन्स्टेंट होता है एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल ई, ठीक है। यही है हमारा कर्चॉफ्स लॉ। और इस रिलेशन से हम ये भी समझेंगे कि अगर हमारा ई बाई ए तो कांस्टेंट है, ई बाई ए कांस्टेंट है, जो भी कुछ है इक्वल्स टू सेम आएगा, ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर हमारा ई बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ई का वैल्यू ज़्यादा है तो ए का वैल्यू भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये सेम रहेंगे। या अगर ई का वैल्यू घट रहा है, ई का वैल्यू कम है तो ए का वैल्यू भी कम होना चाहिए, तभी ये सेम रहेंगे और इक्वल्स टू ई रहेंगे। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी का अगर ई बड़ा है, ई इज लार्ज, तो उसका ए भी लार्ज होगा, ए भी लार्ज होगा, तभी हो सकता है। और अगर ई स्मॉल है तो उसका ए भी स्मॉल होगा, तभी ये इनका रेशियो सेम रह सकता है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ऊपर वाले को अगर हम देखें मिलाकर कि ई इज़ लार्ज एंड ए इज़ लार्ज, इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी अच्छा एमिटर भी है और एक बॉडी अच्छा एब्जॉर्बर भी है। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि इट इज़ अ गुड एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर। इससे ये समझ आता है कि जो गुड एमिटर होता है वो गुड एब्जॉर्बर भी होता है, होगा ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि ई स्मॉल है तो ए भी स्मॉल, दैट मीन्स बैड एमिटर एंड बैड ऑब्जर्वर। बैड एमिटर इज अ बैड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर। सो जो अच्छा एमिट कर अच्छा एब्जॉर्ब करेगा
वही अच्छा इमिट, जो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वही अच्छा इमिट करेगा, और जो अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो अच्छा इमिट भी नहीं कर सकता है। ये हमें एक बात पता चला। अब हम देखेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक ग्राफ देखते हैं। ग्राफ किसकी किसकी बीच में है? ग्राफ एक साइड है हमारा ग्राफ का लैम्डा, दैट मीन्स वेवलेंथ, और एक साइड हमारे ग्राफ में है, यहाँ है लैम्डा, वेवलेंथ लिख देता हूँ, वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और दूसरी ये साइड जो है हमारे ग्राफ में, ये है रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, इसे लिखते हैं, ये है रेडिएशन एनर्जी, यहाँ लिख देता हूँ। ये एक्सिस में है रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ। ये वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी को इतना कहेंगे हम कि ये रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ। मतलब क्या, ऐसे समझते हैं कि हमारा एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे एक यूनिट एरिया मैं ले लेता हूँ, इतना बड़ा बॉडी है ना, जब ये रेडिएशन निकाल रहा होगा अपने अंदर से तो ये पूरे बॉडी से हर तरफ से रेडिएशन निकालेगा। तो मैं सिर्फ एक यूनिट एरिया को कंसीडर कर रहा हूँ कि इस यूनिट एरिया से वो कितना रेडिएशन निकालेगा, कितने देर में, 1 सेकेंड में। ठीक है, और कौन सा रेडिएशन निकालेगा, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का। ठीक है ना, क्योंकि जब भी कोई रेडिएशन ये बॉडी निकाल रहा है अपने पास से, जिसे मैं एमिट लिख रहा था ऐसे कि एक रेडिएशन निकाल रहा है, इसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इतने सारे वेवलेंथ इनमें है। वेवलेंथ समझ रहे हैं ना, जब रेडिएशन आ रहा है तो इनमें अलग अलग तरह के वेव्स है, किसी का वेवलेंथ 0 है तो किसी का वेवलेंथ इन्फिनिटी है, तो बहुत वैरायटी ऑफ वेवलेंथ है। तो मैं कौन सी वेवलेंथ की बात करूँगा, तो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, मतलब कि एनर्जी जो निकल रहा है इसमें से, वो एनर्जी कितने देर में, पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में। ठीक है, और एक यूनिट एरिया से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, और कौन सा वेवलेंथ के लिए, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, पर यूनिट वेवलेंथ। ओके, कोई एक पर्टिकुलर यूनिट वेवलेंथ, यूनिट वेवलेंथ जिसे मैं यूनिट लैम्डा भी लिख सकता हूँ। तो उसके लिए कितना एनर्जी है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पूरा एनर्जी नहीं देख रहा, सिर्फ इतने से जगह में से पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड में इतने से जगह में से कितना, एक वेवलेंथ के लिए कितना एनर्जी निकल रहा है, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हो गया ये एक्सिस, और ये हमारा लैम्डा। तो हम देखेंगे कि इनका जो शेप है वो इस टाइप से है, किस टाइप से, ऐसे। ऐसे क्या समझ आ रहा है, ये हमारा वेवलेंथ है, ये हमारा एनर्जी है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए एनर्जी है। तो किस एक पर्टिकुलर ये वेवलेंथ में ही हम देख सकते हैं कि हमारा एनर्जी जो है मैक्सिमम है। ठीक है, इसे हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। मतलब कि यहाँ से तो एनर्जी निकल रहा है,
वो 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है इस यूनिट एरिया में से वो हम देख रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी में से अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी है। उस अलग अलग वेवलेंथ में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो एनर्जी है ना वो सबसे ज़्यादा है। समझ रहे हैं? उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, बाकी भी वेवलेंथ में एनर्जी है लेकिन वो थोड़े कम कम है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसे हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में लिया गया है ये पूरा शेप लिया गया है। मान लेते हूँ कि ये 6000 केल्विन में लिया गया है। अगर हम केल्विन टेम्परेचर को कम करके फिर से ये पूरा ऑब्जर्वेशन करें तो ये ऐसा एक वेव फॉर्म आएगा, जहाँ पर देख रहे हैं कि अब जिस जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ में मुझे मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा वो थोड़ा इधर आ चुका है। अब ये नया लैम्डा एम ये है। जब हमारा टेम्परेचर क्या हो गया है, अब ये टेम्परेचर 4000 केल्विन है। इसे 5000 केल्विन कर सकते हैं, 5000 केल्विन है तब ये टेम्परेचर, ये वेवलेंथ है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल रहा है। अब जब और कम कर रहे टेम्परेचर, अब 400 कर लेते, 4000 कर ले रहे हैं टेम्परेचर, 4000 केल्विन, तो हमें दिख रहा है कि ये लैम्डा मैक्सिमम जहाँ पर एनर्जी मिल रहा है वो लैम्डा और कम हो गया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है। एक्सपेरिमेंट से हमने देखा है कि जिस वेवलेंथ में मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा मुझे वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। जब टेम्परेचर हाई है तो लोअर वेवलेंथ में ही मुझे मैक्सिमम एनर्जी मिल रहा है, और जब टेम्परेचर लो होता जा रहा है तो हायर वेवलेंथ में मुझे मैक्सिमम एनर्जी मिल रहा है। तो अगर एक बॉडी है जो यहाँ से रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने किस टाइप के रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ इतने सारे वेवलेंथ है ना, सारे वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर लैम्डा एम का रेडिएशन जो है ना उनका इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो मुझे ये क्या दिखेगा, इस कलर का दिखेगा, लैम्डा एम का जो कलर होगा वैसा। और ये वाला जो लो टेम्परेचर है वो मुझे किस कलर का दिखेगा, ये वाले जो भी ये होंगे उस लैम्डा के मुझे दिखेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी इनका जो वैल्यू है मैं लिखता हूँ, ये 724 नैनोमीटर है। नैनोमीटर 4000 में, ये 5000 में 579 नैनोमीटर है, 579 नैनोमीटर, और ये वाले में है 483 नैनोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर हाई है तो मुझे जो रेडिएशन इस बॉडी से आ रहा है, ठीक है, ये बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इस बॉडी का टेम्परेचर मान लेता हूँ 6000 केल्विन है। एक यूनिट एरिया में लिया, ये इसके भीतर से रेडिएशन निकल कर बाहर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ कि इस रेडिएशन में बहुत सारे वेवलेंथ है, कहाँ से कहाँ, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे वेवलेंथ इस रेडिएशन में है। ठीक है, लेकिन कौन से वेवलेंथ वाले रेडिएशन का इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो आंसर है ये वाले वेवलेंथ के रेडिएशन का इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसका भी इंटेंसिटी ज़्यादा होगा मुझे ये पूरा रेडिएशन उस कलर का ही दिखेगा। देयरफॉर जब टेम्परेचर 6000 है तो मुझे एक ऐसा यहाँ से कलर दिखता है जिनका वेवलेंथ है 483 नैनोमीटर, 483 नैनोमीटर। ये ऐसा रेडिएशन मुझे दिखता है। ये करीबन कैसा होता है, ये वायलेट कलर के आसपास हो सकता है। ठीक है, जब इसी बॉडी का टेम्परेचर हो गया है 5000 केल्विन, तो मुझे यहाँ से जो रेडिएशन आ रहे हैं वो सारे हैं, उसके अंदर सारे वेवलेंथ अवेलेबल है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जिस वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है वो है 579 वाले का रेडिएशन जो है ना वो बहुत इंटेंस है, कड़ा है, वो मुझे ज़्यादा अच्छे से साफ दिख रहा है, बाकी सब हौच पौच है। तो उसका कलर मुझे येलो के टाइप का कुछ दिख सकता है, येलो या ग्रीन टाइप के कुछ दिख सकता है। फिर जो टेम्परेचर और कम होंगे तो मुझे रेड दिखने लगेगा। तो यही कारण है कि टेम्परेचर के ऊपर कलर डिपेंडेंट होता है। हम जब स्टार को देखते हैं या सन को देखते हैं तो उनके कलर से हम उनका टेम्परेचर पता करते हैं, इसी प्रिंसिपल से कि जिस कलर का वो दिख रहे हैं उनका टेम्परेचर उसी के आसपास होंगे। ओके, तो यहाँ से हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है उससे अगर वर्ड्स में लिखे तो देख सकते हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, कोई एक टेम्परेचर को मैं ले लेता हूँ,
ठीक है, कोई भी एक टेम्परेचर, इतने सारे तीन टेम्परेचर का एग्जांपल मैंने दिया है, कोई भी एक टेम्परेचर को अगर मैं लेता हूँ तो उस टेम्परेचर में हम क्या देख रहे हैं, नंबर वन कि एनर्जी एमिटेड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अमंग ऑल दी वेवलेंथ। वेवलेंथ तो यहाँ से शुरू है, फिर कुछ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ रहा है, लेकिन क्या एनर्जी सारे वेवलेंथ में सेम है? ये है एनर्जी का एक्सेस। तो हम देख रहे हैं कि ना इस वेवलेंथ में तो एनर्जी इतना सही है, इस वेवलेंथ में तो एनर्जी डॉटेड करके ले जाऊँ तो इतना सही है, एनर्जी तो सबसे ज़्यादा ये पर्टिकुलर वेवलेंथ में लैम्डा एम वाले में। तो ये क्या हमने देखा कि एनर्जी एमिटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी, तो एनर्जी एमिटेड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली among all wavelengths। सारे वेवलेंथ में एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरा पता चला, और क्या पता चला कि एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग में ही एनर्जी एमिटेड मैक्सिमम है। एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम corresponding to a certain wavelength। उस वेवलेंथ को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? लैम्डा एम से, ठीक है ना, सर्टेन वेवलेंथ, एंड फॉल्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट। और इस वेवलेंथ के अगर मैं ये वाले ग्राफ को देखूँ 6000 वाले को, तो इस वेवलेंथ के दोनों तरफ ये इनका वैल्यू क्या हो रहा है? गिर जा रहा है, कम हो जा रहा है। सिर्फ इसी वैल्यू पे ही इनको मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है, उसे हम लैम्डा एम कहते हैं, ठीक है। ये दो बातें हमने देख ली है। और क्या देखा हमने कि टेम्परेचर राइज जब हो रहा है, जैसे 4000 से 5000, 5000 से 6000 हो रहा है, तो क्या ऑब्जर्वेशन है वो लिखता हूँ। तो विथ द राइज इन temperature of black body, क्या ऑब्जर्वेशन है? नंबर वन, टोटल एनर्जी एमिटेड रैपिडली इंक्रीजेस फॉर एनी गिवन वेवलेंथ। टोटल एनर्जी एमिटेड इज रैपिडली increases for any given wavelength। क्या मतलब हो रहा है कि जब मैं 4000 से 5000 में जा रहा हूँ तो कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी था वो बढ़ जा रहा है। जैसे कि मैं अगर इस ग्राफ में कोई एक टेम्परेचर ले लूँ, जैसे कि मैं इस ग्राफ में कोई एक वेवलेंथ ले लूँ, मान लीजिए ये वेवलेंथ ले लेता हूँ, ये रेड कलर वाले से। तो जब ये 4000 में था तो देखिए कितना वेवलेंथ दे रहा था, सॉरी एनर्जी दे रहा था, इतना एनर्जी दे रहा था, ठीक है ना, ये वेवलेंथ। लेकिन सेम वेवलेंथ अब जब ये 5000 में गया है तो इनका एनर्जी बढ़कर ज़्यादा हो गया। अब ये सेम वेवलेंथ जब और जाकर 6000 में जाएगा तो फिर इनका एनर्जी बढ़कर ज़्यादा हो जा रहा है। ये 4000 में इतना एनर्जी था, 5000 में इतना, 6000 में इतना। तो वही कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी एमिटेड इज रैपिडली इंक्रीजिंग फॉर एनी गिवन वेवलेंथ। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टोटल एनर्जी जो इमिट होता है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, रैपिडली, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने यहाँ से सीखा। और क्या ऑब्जर्वेशन है? दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि दी वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम, मतलब लैम्डा एम की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये 4000 का लैम्डा एम कौन सा है? फिर से यहीं पर दिखा देता हूँ। 4000 का लैम्डा एम कौन सा है? ये वाला है 4000 का लैम्डा एम, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। 5000 वाले का लैम्डा एम कौन सा है? ये वाला है लैम्डा एम, ये वाला 4000 का, ये वाला 5000 का, ये वाला 6000 का लैम्डा एम, ये वाला। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा लैम्डा एम जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना लैम्डा एम। तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन है।
कैसे लिखेंगे कि दी वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम, दी वेवलेंथ corresponding to which energy emitted is maximum, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से, ठीक है ना, मैक्सिमम शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ साइड, शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ साइड, है ना, शॉर्टर वेवलेंथ साइड ही की तरफ तो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो इस रेड वाले एरो में वेवलेंथ कम हो रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ जो है लैम्डा एम का वैल्यू घट रहा है, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि हमारा जो लैम्डा एम है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए 4000 से 5000, 5000 से 6000, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा लैम्डा एम का वैल्यू तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब घट रहा है, क्योंकि लैम्डा एम पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, तो लैम्डा एम तो घट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा लैम्डा एम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, दैट मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू बी बाई टी, ये बी क्या है, ये बी है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं कि लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू बी, बी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहाँ मैं लिखता हूँ वेयर बी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इनका क्या नाम है, इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, इसे वेन्स कांस्टेंट कहते हैं। इनका वैल्यू भी है, इनका वैल्यू है, बी का वैल्यू है इज इक्वल्स टू 2.892 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये मिली नहीं है, ये मीटर है, याद रखिएगा, ये मीटर केल्विन है, मीटर केल्विन, मीटर का, मीटर क्यों, ये वेवलेंथ का यूनिट है मीटर में, मीटर, और केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन में, इसलिए ये मीटर केल्विन, तो हमारा बी जो है मीटर केल्विन 2.892 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। यहाँ से हम और क्या समझ सकते हैं, अब देखिए कि हमारा लैम्डा इंटू बी, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी, है ना, बी कांस्टेंट है, मतलब क्या कि लैम्डा एम जब बड़ा होगा तो टी को छोटा होना पड़ेगा, तभी तो बी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा इक्वल्स टू बी, और जब लैम्डा एम छोटा होगा तो टी को बड़ा होना होगा, है ना। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो भी बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है उनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनका वेवलेंथ कम होता है। तो वेवलेंथ कम मतलब क्या, वायलेट लाइट जो है उसका वेवलेंथ कम है, ठीक है, और वेवलेंथ ज़्यादा मतलब क्या, जैसे रेड कलर है, विबग्योर में रेड है, उनका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि टेम्परेचर का अंदाज़ा मुझे कलर से मिल सकता है, तो जैसा कलर वैसा उनका टेम्परेचर, उनके बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं किसी एक स्टार को, ठीक है, ये स्टार है, किसी एक स्टार को, स्टार ऐसे बनाते हैं, किसी एक स्टार को बहुत दूर से देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि ये कौन से कलर का है, लैम्डा एम कलर का दिख रहा है, ठीक है, लैम्डा एम दिखा रहा हूँ, मतलब कि ये लैम्डा एम कॉरस्पॉन्डिंग टू जो कलर होगा वो उस कलर का मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वेवलेंथ को मैं जान लिया, अब मैं ये फॉर्मूला में पुट करूँगा, लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू बी, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू बी बाई लैम्डा एम। मुझे तो ये लैम्डा एम का दिख रहा था, मान लीजिए ये स्टार मुझे ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ब्लू कलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगा वो मैं देख लेता हूँ, वो वेवलेंथ मैं यहाँ पे पुट करूँगा, और ये बी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी कांस्टेंट पता है, तो मैं टी इज इक्वल्स टू बी बाई लैम्डा एम को पुट करके मैं टी निकाल सकता हूँ, देयरफॉर
मैं यहाँ से इनका टेम्परेचर निकाल सकता हूँ कि ये जो स्टार ब्लू कलर का दिख रहा है मुझे, इसका कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जब हम सन को देखते हैं ना, तो सन के अंदर से जो ये रेडिएशन आ रहा है, उनका लैम्डा एम हमें दिखता है 4753 एल्स्ट्रॉम। एल्स्ट्रॉम मतलब 4753 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये है उनका लैम्डा एम का वैल्यू सन का। ठीक है, तो अब मुझे सन का टेम्परेचर पता करना है, तो लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू बी, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू बी बाई लैम्डा एम। टी का वैल्यू, बी का वैल्यू मुझे पता है, ये है 2.892 इंटू 10⁻³ और लैम्डा एम का मैंने देख लिया है, सन का कितना है 4753 इंटू 10⁻10। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ रहा है 6100 के अप्रॉक्स। तो इससे हमें पता चला कि जो सन है जो मुझे इस कलर का दिखता है, उसका टेम्परेचर 1600 केल्विन होगा। ओके, इस लॉ को यहाँ, ये एक लॉ है, ये जो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/t है, ये एक लॉ है जिस लॉ को हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहते हैं? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, और ये लॉ क्या स्टेट करता है कि द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी of emission of black body radiation is inversely proportional to the absolute temperature of the body। कहने का मतलब कि लैम्डा एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। इसे डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? इसी के लिए ही कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारा लैम्डा एम का वैल्यू डिक्रीज होता है। और लैम्डा एम का वैल्यू डिक्रीज मतलब कि वेवलेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। देखिए हमारा लैम्डा एम, यहाँ पर मैंने रेड कलर से दिखाया है ना कि लैम्डा एम ऐसे करके डिस्प्लेस हो रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमारा लैम्डा एम कम होते जा रहा है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, हट रहा है या मूव कर रहा है कह सकते हैं। इसलिए इसे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, कैसे है? डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। ठीक है, टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। अब इसके साथ ही हम यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी पढ़ लेंगे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या स्टेट कर रहा है? ये स्टेट करता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी emitted per second by unit area of a perfectly black body is directly proportional to the
4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्या कहने का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ एक बॉडी है, ठीक है, ये कुछ टेम्परेचर तो इसका होगा, तो इनका यूनिट एरिया एक ले लेता हूँ। इस यूनिट एरिया से क्या निकल रहा है, हीट एनर्जी एमिट हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के टू दी पावर 4 के ऊपर। यहाँ से जो हीट एनर्जी निकल रहा है हर एक सेकेंड एक यूनिट एरिया से, वो टेम्परेचर टू दी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा तो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ज़्यादा निकलेगा, अगर टेम्परेचर कम तो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कम निकलेगा। ओके, इसे हम स्टीफेंस ये कहते हैं, बोल्ट्जमैन लॉ। यहाँ पर हम ई से लिख सकते हैं, ई इज प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4। जहाँ पर ई क्या है, नीडलेस टू से ई हमारा क्या है, ई है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ई क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम को ऐसे लिख सकते हैं, पर यूनिट टाइम नहीं लिखकर पर सेकंड ही लिख देते हैं, एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये हमारा ई है। और टी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो फिर ये रिलेशन है कि ई इज प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4। प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी होगा, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू दी पावर 4, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा को हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे ही हम कहते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, स्टीफेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इनका वैल्यू भी होगा, कितना है, 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 यूनिट। इनका यूनिट है जूल पर सेकेंड, मीटर टू दी पावर -2 और केल्विन टू दी पावर -4। कैसे आया देखते हैं। सिग्मा को लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी टू दी पावर 4, ई बाई टी टू दी पावर 4, ठीक है। अब ई क्या था, ई था हमारा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी मतलब जूल, पर यूनिट टाइम मतलब सेकेंड, और पर यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे हमारा केल्विन टू दी पावर 4 है, ठीक है ना। और ये बीच में एक डिवाइड का साइन है, इसे अगर एक साथ लिखे तो क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पर 1 बाई केल्विन टू दी पावर 4। तो आप देखिए क्या है ये, जूल सेकेंड इनवर्स मीटर टू दी पावर -2 केल्विन टू दी पावर -4। अब हम ये जानते हैं कि जूल पर सेकेंड को वॉट भी कहते हैं, वॉट जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी इन दोनों को रिप्लेस करके मैं वॉट मीटर टू दी पावर -2 केल्विन टू दी पावर -4 भी लिख सकता हूँ। तो हमारा ये सिग्मा का वैल्यू जो है 5.67 इंटू 10 पावर -8 और यूनिट है जूल पर सेकेंड मीटर टू दी पावर -2 केल्विन टू दी पावर -4, या वॉट मीटर टू दी पावर -2 केल्विन टू दी पावर -4, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, सेम है। ओके, और एक चीज़ अब यहाँ से देखिए, इस एक्सप्रेशन में हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है, ठीक है ना। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू दी पावर 4, जहाँ E क्या है, ये है एनर्जी
पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। याद रखना ई क्या है, एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी या एनर्जी एक ही है, एनर्जी है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम और यूनिट एरिया। तो ये एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया है ई, ठीक है ना। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, लेकिन हमारा जो नॉर्मल बॉडी होगा वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो नहीं होगा। ये नॉर्मल एक बॉडी है, नॉर्मल या जनरल बॉडी जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होगा। तो उनमें हम जानते हैं एक टर्म आता है इमिसिविटी, हमने पढ़ा है इमिसिविटी। तो उनका इमिसिविटी क्या है, 0 से 1 के बीच में रेंज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा एक टर्म कि ई विल बी इक्वल्स टू इमिसिविटी सिग्मा T⁴। अब अगर इमिसिविटी, अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो उसका इमिसिविटी 1 होता है, और यहाँ पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मुझे पता है ये एक जनरल फार्मूला बन गया है, जहाँ पर अगर फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी मुझे पता है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी इमिसिविटी क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1 होता है, देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴, जो पहले था वही हो गया, ठीक है ना। तो ये हमें एक और जनरलाइज्ड फॉर्म मिल गया है। पहले वाला सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए था, ये हर चीज़ के लिए है। ये ब्लैक बॉडी, नॉर्मल बॉडी, हर बॉडी के लिए ये है, ठीक है। अगर ब्लैक बॉडी हो गए तो सिग्मा का सिर्फ एप्सिलॉन का वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं तो फिर एप्सिलॉन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ रेंज करेगा। तो हमें एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया का। अब ये देखते हैं कि ये तो रेडिएट हो रहा है, ठीक है ना, क्या चीज़ से, एक बॉडी से। अब ये ब्लैक बॉडी नहीं रहा, ये कोई बॉडी है, ये एक बॉडी इतना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टेम्परेचर इस बॉडी का क्या है, T, ये भी बात है, ठीक है। लेकिन अगर इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा बॉडी है, ठीक है, इनके सराउंडिंग में मैं बोलता हूँ, इनके सराउंडिंग में कोई दूसरा बॉडी है जिनका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ कि TS है, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS। तो ये सराउंडिंग में जो बॉडी है वो भी तो इस टाइप से रेडिएशन बाहर की तरफ दे रहे होंगे, ठीक है ना। मैं क्या बोला फिर से एक बार समझिए कि ये एक बॉडी है, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ये एक बॉडी है जो ब्लैक बॉडी अब नहीं है, नॉर्मल बॉडी है, उनका टेम्परेचर कैपिटल T है, और ये एक एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एमिट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं E इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा T⁴। इतना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये बॉडी एमिट कर रहा है। वेरी गुड। मान लेता हूँ कि नज़दीक में और सराउंडिंग में, मतलब इसके आसपास जो माहौल है वो सराउंडिंग है, उसे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कि वो सराउंडिंग है, ऐसा कुछ वॉल है, कुछ भी एक मटेरियल है, कुछ एक सराउंडिंग है। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है, या एयर ही हो, उनका टेम्परेचर TS है। तो अगर ये बॉडी का टेम्परेचर TS है तो TS वाला बॉडी भी तो एक हीट एनर्जी एमिट करेगा ना, जिसे हम एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कहेंगे, और दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा TS⁴। तो इसके मतलब हमारी दुनिया में जितने भी बॉडी है जिनका जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो एप्सिलॉन सिग्मा T⁴ के हिसाब से वो एनर्जी, हीट एनर्जी रेडिएट करेंगे, ठीक है। हमने पहले भी एक बात कहा था ना कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से एबव हो, हाँ, वो एक हीट रेडिएट करेगा ही करेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर जब तक इस एक्सप्रेशन में T 0 नहीं करता हूँ तब तक हमारा ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम 0 नहीं हो रहा है। तो जब एक बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तब उनका एमिसिंग या एनर्जी एमिटिंग जो हो रहा है बॉडी से वो 0 हो जाएंगे, उसके पहले ये हरदम कुछ ना कुछ रहेंगे। तो ये एक बॉडी है जो ब्लैक बॉडी नहीं है, नॉर्मल बॉडी है, उनका टेम्परेचर कैपिटल T है, तो ये ऐसा एमिट कर रहे हैं। नज़दीक में और एक बॉडी है जिनका टेम्परेचर TS है, तो वो ऐसा एमिट कर रहे हैं, दोनों ही एमिट कर रहे हैं। तो अब आप फिर इस बॉडी के नज़र से देखिए, हमारे इस बॉडी के नज़र से देखिए, इनमें क्या हो रहा है, ये खुद एमिट कर रहे हैं, ये बॉडी ये खुद एमिट कर रहा है। E इज इक्वल्स टू, अब E नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये खुद एमिट कर रहा है, क्या एमिट कर रहा है, एप्सिलॉन
सिग्मा T⁴ ये एमिट कर रहा है, और दूसरे बॉडी जो एमिट कर रहा है वो इसे ऑब्जर्व करेगा। अगर ये एमिट कर रहा है तो इसके पास ही तो जाकर टकराएगा ना ये रेडिएशन, तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है कितना, एप्सिलॉन सिग्मा Ts⁴। मतलब हमारा ये बॉडी खुद के टेम्परेचर के कारण इतना एमिट कर रहा है और सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण इतना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टोटल नेट एमिट कितना करेगा, नेट एमिट कितना होगा, नेट एमिट होगा दिस माइनस दिस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ई नेट जो है इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा T⁴ माइनस एप्सिलॉन सिग्मा Ts⁴। ठीक है, जिसे हम और अच्छे से एप्सिलॉन सिग्मा कॉमन लेकर T⁴ माइनस Ts⁴ ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ई नेट। ये ई क्या है, फिर से लिख देता हूँ, ये है हीट एनर्जी रेडिएटेड लेकिन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ई। अब यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया, सराउंडिंग को भी कंसीडर किया। ये भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। ये जनरलाइज्ड फॉर्म था नॉन ब्लैक बॉडी का, सिर्फ बॉडी को कंसीडर कर रहा था, सराउंडिंग को कंसीडर नहीं कर रहे थे। यहाँ पर अब ये फिर से एक नॉन ब्लैक बॉडी का एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर अब हम सराउंडिंग को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये और एक जनरलाइज्ड फॉर्म निकल गया है हमारा। ठीक है, और मैं अभी एक नया टर्म लिख दूँ H, जो है यहाँ पर E क्या था, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये H है इज इक्वल्स टू E इंटू एरिया। तो अगर मैं इस E में एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ये एरिया कट जाएगा, सिर्फ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बचेगा, है ना। तो यही है वो H इज इक्वल्स टू E इंटू एरिया इज इक्वल्स टू ये क्या है, ये है हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनको एरिया से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। तो E इंटू एरिया हो जाएगा H, जिसे हम कह रहे हैं हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। E क्या था, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसे अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो EA हो रहा है, और यहाँ एरिया कट कर हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, उसे ही हम H कह रहे हैं। तो H है हमारा हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम एन इज इक्वल्स टू EA। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो अब लिख सकते हैं H नेट क्या होगा, H नेट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा A T⁴ माइनस Ts⁴। और ये इस एक एक्सप्रेशन हो गया, जहाँ पर ये अब H क्या है, इतने बार मैं ई लिख रहा था ना, ई क्या है, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यहाँ पर H क्या है, ये है हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। इनका यूनिट क्या होगा, इनका यूनिट ऑब्वियसली ऐसा ही यूनिट होगा, जूल पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी जूल पर सेकेंड है। और CGS यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर सेकेंड। ओके, और एक बात यहाँ समझिए कि हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, इसे ही हम कहते हैं लॉस ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक है ना, क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। अगर कोई बॉडी से हीट एनर्जी एक सेकंड में इतना मान लीजिए जूल ऑफ एनर्जी, ये अगर है 10, तो हर एक सेकंड 10 जूल ऑफ एनर्जी इस बॉडी से निकल जा रहा है। ठीक है ना, ये है ना हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो मैं लिख रहा हूँ 10 जूल पर यूनिट सेकंड, 1 सेकंड। तो इस बॉडी से हर एक सेकंड 10 जूल एनर्जी बाहर निकल जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये बॉडी कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो इसे जो H है, इसे हम क्या कह सकते हैं, H को हम कह सकते हैं रेट ऑफ हीट लॉस। और हीट लॉस मतलब ही तो कूलिंग होता है, तो रेट ऑफ कूलिंग भी कह सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है ना, तो ये H को हम रेट ऑफ हीट लॉस या रेट ऑफ कूलिंग भी कहते हैं। और इससे हम
कोई भी बॉडी कितने हीट लॉस कर रहा है, कितना जल्दी जल्दी कूल हो रहा है, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए हमारा ह्यूमन बॉडी उनका सरफेस एरिया जो है वो A इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सली 1.9 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, रूम टेम्परेचर जो है, जो TS में लिख देता हूँ, रूम टेम्परेचर वो है 22 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 295 केल्विन। इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है स्किन टेम्परेचर, वो है 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब लिख सकता हूँ 301 केल्विन। ये हमारे बॉडी के स्किन का टेम्परेचर है। और हमारे बॉडी का जो इमिसिविटी है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, वो है 0.97। अगर ऐसा है तो बॉडी कितना हीट लूज करेगा पर सेकेंड? तो ये H क्या है? H है रेट ऑफ हीट लॉस बाय आवर ह्यूमन बॉडी। किस स्पीड में हीट लॉस कर रहा है बाय अवर ह्यूमन बॉडी, इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला एप्सिलॉन सिग्मा A T⁴ माइनस TS⁴। अगर मैं पुट करूँ तो हमारे बॉडी का सिग्मा है 0.97, सॉरी एप्सिलॉन 0.97। सिग्मा कांस्टेंट है, हरदम सेम रहता है। कितना है सिग्मा? 5.67 इंटू 10⁻⁸। देखा है ना हमने सिग्मा ऊपर कहीं, ये रहा सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸, वो कांस्टेंट है। फिर एरिया हमारे बॉडी का दिया है, ये है 1.9 मीटर स्क्वायर। और फिर टेम्परेचर 301⁴ माइनस 295⁴। अगर इसे पूरा सॉल्व करें तो हमें मिल रहा है 66.4 जूल पर सेकेंड। मतलब कि हमारा बॉडी हर सेकेंड 66.4 जूल ऑफ हीट लॉस करता है। ठीक है, अगर हम माना स्किन का टेम्परेचर 28 डिग्री है और सराउंडिंग टेम्परेचर 22 डिग्री है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो हर सेकेंड इतना हीट बाहर की तरफ भेज दे रहा है, रेडिएट कर दे रहा है, या एमिट कर दे रहा है कह सकते हैं, या बाहर की तरफ निकाल दे रहा है। कितना? 66.4 जूल पर सेकेंड। हर एक सेकेंड इतना जूल वो बाहर की तरफ निकाल दे रहा है। तो इतना जूल अगर हीट लूज कर देगा हमारा बॉडी, तो हम बिल्कुल ठंडा पड़ जाएंगे और हो सकता है हमारा डेथ हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? क्लॉथ पहनकर रखना होता है, कपड़े पहनकर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ताकि ये रेडिएशन इतना ज़्यादा ना हो, ताकि हम जीवित रह सके। ठीक है, तो अब ये क्लॉथ क्या पहनते हैं? ऐसा वार्म क्लॉथ पहनते हैं, ऊल का कपड़ा पहनते हैं जिनमें एयर रहता है बीच में, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो हीट को अंदर से बाहर जाने ही नहीं देगा। हीट यहाँ से जाकर टकरा कर वापस आ जाएंगे, हीट जाकर टकरा कर वापस आ जाएंगे, तो आपको गर्म का महसूस होगा और एक कंफर्टेबल फील होगा। ओके, अब इसके साथ साथ हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जिनका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहले लॉ देखते हैं ये क्या कह रहे हैं और फिर उसे स्टडी करेंगे। तो द लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ लिक्विड is directly proportional to the difference in the temperature of the liquid and the surrounding. ठीक है, प्रोवाइडेड द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज स्मॉल। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी बॉडी किस रेट से कूल होगा। किस एक बॉडी है, ये मैं मान लेता हूँ ये अभी फ़िलहाल थोड़ा हीट है, हॉट है,
इनका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा TS है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है। ठीक है, और ये बॉडी थोड़ा हॉट है। तो अब ये बॉडी कितने स्पीड में कूलिंग होगा, ये कितने स्पीड में ठंडा होगा, वो डिपेंड करता है इस टेम्परेचर के डिफरेंस में। ठीक है, तो ये E, जिसे मैं लिख दूँ E नहीं H लिखता हूँ। H क्या है, हीट एनर्जी, लॉस ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो दिस H इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस TS। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इनके प्रोपोर्शनल है हमारा हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ कूलिंग कह सकते हैं। H क्या है हमारा, H है हमारा रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट को ही तो कूलिंग कहते हैं, तो ये चाहे इसे लॉस ऑफ हीट कहिए या इसे कूलिंग कहिए। H है हमारा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या कूलिंग एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ये टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये तो हमने यहाँ भी देखा था ना। अब देखिए ये वाले पे कि H जो है वो रेट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, और रेडिएटेड मतलब ही लॉस हो रहा है, तो ये हीट लॉस हमने लिखा भी था। H है रेट ऑफ हीट लॉस, ये H है रेट ऑफ कूलिंग, और ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T⁴ माइनस T⁴H। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो है प्रोपोर्शनल है T माइनस TS के, तो हीट रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस TS। अब ये रेट ऑफ कूलिंग को हम रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। जितने जल्दी टेम्परेचर फॉल होंगे उतने जल्दी ठंडा भी होगा हमारा मैटर। तो ये रेट ऑफ कूलिंग ही H है, तो H इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर को लिख सकता हूँ dt/dt। ये T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर है। हाँ, कैपिटल T जो है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है और स्मॉल t जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से टेम्परेचर कितना जल्दी कूल हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ, देयरफॉर हमारा dt/dt इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू T माइनस TS, जो हमने ऊपर लिखा था वही, क्योंकि H इज इक्वल्स टू dt/dt, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अब ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी होगा, dt/dt इज इक्वल्स टू K T माइनस TS, और एक माइनस भी सामने लगेगा, माइनस K T माइनस TS, जहाँ पर K क्या है, ऑब्वियसली K हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, और ये नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव शोज दैट एज टाइम इंक्रीजेस टेम्परेचर T डिक्रीजेस, इसलिए एक नेगेटिव साइन है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन। ओके।